हेलो स्टूडेंट। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रेडिट एक्विजिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नाम क्या बता रहा है, क्रेडिट को एक्वायर करना, क्रेडिट एक्विजिशन। ठीक है। क्रेडिट एक्विजिशन क्या हो गया, एक प्रोसेस है जहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, लाइक बैंक हो गई आपकी या इन्वेस्टर्स हो गए, वो क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग क्रेडिट एसेट्स को, जैसे लोन हो गया, एडवांस हो गया, रिसीवेबल्स हो गए, जो ऑलरेडी लोन चल रहा है, जो एडवांसेस चल रहे हैं, उस एग्जिस्टिंग क्रेडिट एसेट्स को क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं दूसरी एंटिटी से, रैदर देन कि वो खुद से उस लोन को क्रिएट करे हों। इसका मतलब समझिएगा। तो सिंपली समझिए कि आप बैंक जाते हैं, आप लोन लेते हैं बैंक से। ठीक है। तो आपने जिस बैंक को अप्लाई किया, वहाँ से लोन लिया, तो वो आपकी ओरिजिनल हो गई ना, वहाँ उस बैंक के थ्रू लोन आपका क्रिएट हुआ, वहाँ से आपका काम शुरू हो गया। अब सपोज करिए कोई एक दूसरी बैंक क्या करती है, आपने जो लोन लिया है वो उस लोन को उस बैंक से परचेज कर लेती है। तो अब क्या हो गया कि आपका वहाँ पे लोन नहीं है, अब आपका लोन उस पर्टिकुलर दूसरी बैंक में रहेगा जिस बैंक ने उस क्रेडिट को परचेज कर लिया है। ठीक है। तो दैट इज क्रेडिट एक्विजिशन। इसलिए यहाँ पे समझिए क्रेडिट एक्विजिशन क्या कह रहा है कि जब बैंक्स क्या करती हैं, जो ऑलरेडी क्रेडिट चल रहे हैं, जो ऑलरेडी लोन्स चल रहे होते हैं, क्योंकि वो एसेट्स है, क्रेडिट एसेट्स है ना, बैंकों की लोन वगैरह क्या होती है, एसेट्स होती है, उनको रिवेन्यू जनरेट होता है, तो इसीलिए एग्जिस्टिंग क्रेडिट एसेट्स कहा जा रहा है इसे। तो जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट एसेट, जो एग्जिस्टिंग लोन्स चल रहे हैं, जब एक बैंक उस एसेट्स को, एग्जिस्टिंग लोन्स को परचेज कर लेती है, रैदर देन कि वो खुद क्रिएट कर रही है, उसकी बैंक में खुद क्रिएट हो रहा है, वो नहीं, वो दूसरी एग्जिस्टिंग बैंक से उसको परचेज कर रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट को एक्वायर करना या क्रेडिट एक्विजिशन। इसका मतलब ये होता है कि जो कस्टमर है उसका जिस पर्टिकुलर बैंक में भी लोन अकाउंट चल रहा था, वहाँ पे वो क्लोज हो जाएगा और वो कहीं दूसरी बैंक में सैंक्शन हो जाएगा। अब उसको दूसरी बैंक में रीपे करना होगा। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या होता है, जो एक्वायरिंग बैंक होती है वो दूसरी बैंक के कस्टमर्स को परचेज कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, राइट। जिस भी बैंक ने उसको परचेज किया है, एक्वायर किया है, एक्विजिशन, क्रेडिट एक्विजिशन लिया हुआ है, तो वो बैंक क्या करती है, उस सामने वाली बैंक के कस्टमर्स को एक्वायर कर लेती है, उनके कस्टमर्स को ले लेती है, अब वो उसके कस्टमर्स बन जाएंगे, और इस तरीके से वो बैंक अपने लोन पोर्टफोलियो को इंक्रीज करती है, बिजनेस में ग्रोथ करती है, राइट। एक एग्जांपल से इस बात को समझिए कि मान लीजिए कोई बड़ी बैंक है और वो क्या करती है, ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड के पोर्टफोलियो को इंक्रीज करना चाहती है, तो उसने क्या किया, जो छोटी बैंक्स थी या नॉन बैंक एंटिटीज तो जो थी, फंडिंग कंपनी वगैरह, उनसे उसको परचेज कर लिया। ठीक है। अब उनसे जब परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो अब क्या हो गया, उनको तुरंत ही क्या हो गया, उनका लोन बुक इंक्रीज कर गया, उस पर्टिकुलर लार्ज बैंक का उसका पोर्टफोलियो इंक्रीज कर गया, उसका जो रिस्क था वो डाइवर्सिफाई हो गया। तो इस तरह से लार्ज बैंक को फायदा मिला। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई छोटी बैंक ने क्यों सेल कर दिया, भाई उसका लोन था, उसको रिवेन्यू जनरेट होता, उसने क्यों ही सेल कर दिया, तो उसके पीछे रीज़न होता है। अब जैसे जो पर्टिकुलर आप लोन लेते हो वो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, इस तरह से आप लोन ले रखे हैं, तो 15 साल तक ये रिस्क भी है कि कहीं ना कहीं आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, जैसे हम क्रेडिट रिस्क कह रहे हैं, क्या हो सकता है ये लोन एनपीए हो जाए, रिपेमेंट ना हो। तो वो छोटी बैंक चाहती है कि भाई लोन तो हो गया, हमने पैसा दे दिए, रिवेन्यू की बात हो गई, हमें कोई तुरंत ही पैसा दे दे। तो ये जब वो सेल कर देती है तो उसको इमीडिएट पूरा कैश मिल जाता है। अब उस कैश से वो नेक्स्ट बिजनेस कर सकती है, अच्छे रेट पे और दूसरे रेट पे उसको लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो कहने का मतलब उसको बिजनेस करने की चांसेस मिलती है, उसको लिक्विडिटी मिल जाती है, उसका कैश कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये जो स्मॉल बैंक्स हैं या जो सेल कर रही है बैंक, वो इसीलिए सेल कर देती है। और जो एक्वायर करने जा रही है, जो परचेज कर रही है, वो बैंक क्यों करती है, क्योंकि उससे उनके बहुत सारे बेनिफिट है, उनका रिस्क डाइवर्सिफाई हो सकता है, उनका पोर्टफोलियो इंक्रीज हो सकता है, मार्केट शेयर बढ़ सकता है, तो वो उस अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उसको परचेज कर लेती हैं। तो क्लियर हो गया क्रेडिट एक्विजिशन किसे कहते हैं। ठीक है। क्रेडिट को एक्वायर करना, लोन को एक्वायर करना, दूसरे बैंक के लोन को परचेज कर लेना। ठीक है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं क्रेडिट एक्विजिशन का। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, क्योंकि कैसे, जो बैंक सेल कर रही है लोन, वो बेसिकली तुरंत ही उससे नया कैश जनरेट कर लेती है। क्योंकि कैसे, अब जैसे लोन आपने परचेज किया, मान लीजिए आप दूसरी बैंक थे, आपने कहा कि हम इतने पर्टिकुलर जो आपका पोर्टफोलियो, उस तरह के सारे लोन्स को हम परचेज करने वाले, तो आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे तो इमीडिएट पूरे लोन की जो भी वैल्यूज़ बनती है उस हिसाब से आप पूरा पेमेंट कर देंगे। तो उस बैंक को जिसने सेल किया उसे तुरंत ही कैश मिल गया। अब उस कैश से वो नए लोन को सैंक्शन कर सकती है, तो उसको कैश से फ़ायदे मिलते हैं। उसको लग रहा है कि भाई कहीं कुछ इशू आने वाला है या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसने क्या किया, इमीडिएट उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया। और आपने परचेज इसलिए कर लिया क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो चाहिए था, उस तरह के लोन, उस सेक्टर के लोन आपको चाहिए थे, आपने आपको इंक्रीज़ करना तो आपने कर लिया। तो इस तरीके से लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो जाती है यहाँ पे।
फिर एक चीज़ और आता है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी क्रेडिट एक्विजिशन का ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। जो बायर्स है, जो एक्वायरर है, जिसने क्रेडिट को एक्वायर किया, परचेज किया, वो अपने पोर्टफोलियोज़ को बैलेंस कर लेता है। कैसे कि अलग अलग सेक्टर में अपना लोन का एक्सपोजर उसका हो जाता है। सपोज करिए कि पर्टिकुलर कोई बैंक थी, उसके मैक्सिमम लोन जो हैं वो मैक्सिमम लोन क्या, हाउसिंग लोन पड़े हुए थे, ठीक है, हाउसिंग लोन पड़े हुए थे। अब वो 10-10, 15-15 साल के लिए धीरे धीरे EMI आ रही है। अब वो उसको अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करना था, उसको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना था या रिस्क डाइवर्सिफाई करना था। उसको लग रहा था सारे के सारे होम लोन में 20 साल के लिए पैसे फंसे हैं, हमें किसी और भी सेक्टर के लोन हमें मिलने चाहिए। तो उसने क्या कि दूसरी बैंक से जो बिजनेस लोन हो गए, CC लोन वगैरह हो गए, OD हो गए, या इस तरह से आपके जो ये आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह की जो चीज़ें हो गई, इस तरह से कोई भी चीज़, मतलब ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स के बैक पे जो लोन थे, इस तरह के लोन को उसने परचेज कर लिया, ठीक है, पर्सनल लोन्स को उसने परचेज कर लिया। सो बेसिकली क्या हो गया, उसका रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से क्रेडिट को एक्वायर किया जाता है, क्रेडिट एक्विजिशन का प्रोसेस होता है। तो रिस्क डाइवर्सिफाई होता है, लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, और एक ही चीज़ होती है बैलेंस शीट ऑप्टिमाइजेशन। सो इससे क्या होता है, बैलेंस शीट ऑप्टिमाइजेशन को समझिएगा कि बैंकों को ना एक रेशियो मेंटेन करना होता है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कार रेशियो से कहते हैं। बेसिकली ये Tier 1 Tier 2 की कैपिटल के बेसिस पे निकलता है। जिसने भी बैंकिंग पढ़ा होगा उसे ये आइडिया होगा। तो कार रेशियो Tier 1 Tier 2 की कैपिटल से निकलता है, और जितने भी उन्होंने लोन डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं ना, तो RBI के अकॉर्डिंग हर तरह के लोन का रिस्क एसोसिएट कर देती है, जिसके अकॉर्डिंग बैंकों को प्रोविज़न करना पड़ता है। मतलब समझिएगा ऐसे, जैसे आपको पता है कि आपने 100 रुपये किसी को दिए हैं, अब आपको पता है कि ये 100 रुपये रिस्की हैं, ठीक है, आपने वहीं किसी को 1000 रुपये भी दिए हैं, आपको पता है कि वो 1000 रुपये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। तो RBI का कहना है कि भाई आपको पहले रिस्क कैटेगराइजेशन करिए, कौन सा एसेट्स, मतलब कौन सा लोन आपका ज़्यादा रिस्की, कौन सा लोन आपका कम रिस्की है, ठीक है, उसके हिसाब से उस पर कुछ पैसा आपको हमेशा सेव करते हुए रखना पड़ेगा। आप अकाउंट स्टूडेंट हैं, आपको पता है प्रोविजनिंग करने का मतलब क्या होता है। तो आपको अगर रिस्की एसेट्स हैं तो आपको वो लोन डूब जाएगा, वो पैसा डूब जाएगा, तो उतना पैसा आपको मेंटेन कर लेना चाहिए उतने सालों तक। तो कुछ परसेंट आप प्रोविजन मेंटेन करेंगे, अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन का प्रॉफिट आपको इस नाम से रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो RBI ने ना वो रिस्क के रिगार्डिंग वेट दे रखा है कि अगर आपके बैंक में आपने लोन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया है तो उस पर रिस्क कैसा है, अगर आपने गवर्नमेंट को ही लोन दिया तो समझिए 0% का रिस्क है, अगर आपने इंडिविजुअल को लोन दिया तो कितना % का रिस्क है। इसकी तरह पूरे सभी तरह के लोन के रिस्क मतलब वहाँ पे RBI के थ्रू मेंशन है कि 0% रिस्क, 5% रिस्क, 0.5%, 1%, ऐसे रिस्क मेंशन है। तो क्या होता है कि इसके बेसिस पे ही RWA, रिस्क वेटेड एसेट्स कहते हैं इसको, इसी के बेसिस पे आपका ही कार रेशियो निकलता है Tier 1 Tier 2 की कैपिटल करके, और ये रिस्क वेटेड एसेट्स से करके हम इसका कार रेशियो निकाल लेते हैं। अब 8%, 9% इस तरह से हमारे इंडिया में जो है वो हमें एप्लीकेबल करना होता है, इतना रखना पड़ता है कार रेशियो। सो एटलीस्ट इतना मेंटेन करना ज़रूरी है। तो बैंक्स क्या करती हैं, इस तरह के से लोन पोर्टफोलियो उनको लग रहा है कि हमारे पास रिस्क का कम है या ज़्यादा है, या हमें इस तरह से बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो इस रिस्क को, इस तरह के लोन को हमें हटाना है, क्योंकि मेरा रिस्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा कार नहीं मेंटेन हो पा रहा है, रेशियो नहीं मेंटेन हो पा रहा है, या किसी का रेशियो इसी वजह से इधर उधर हो रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरीके से भी उसको सेल करके या परचेज करके अपने कार रेशियो के वो मेंटेन कर लेते हैं, और जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, जिस रिस्क ज़्यादा है, उस तरह के एसेट्स को सेल ऑफ करके रिड्यूस कर लेते हैं, अपना रिस्क रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी बैलेंस शीट ऑप्टिमाइजेशन भी एक क्रेडिट एक्विजिशन का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा बैंक क्या करते हैं, अपने लोन पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर लेती है। ऑब्वियसली वजह से मैंने बताया कि आपका एक पोर्टफोलियो है, आप उसको दूसरे भी जगह भी परचेज कर लेते हो तो आपका वो भी मिल जाता है, तो पूरा पोर्टफोलियो आपका इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा क्या होती है, एसेट्स क्वालिटी मेंटेन रहती है, और NPA रिड्यूस हो जाते हैं। आपके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो इस तरह के लोन है जो नहीं अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, रिपे नहीं हो रहे हैं, डिफॉल्ट कर जा रहे हैं, आप इनको सेल करके अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ और बता देंगे आपको, वो है टाइप्स। क्रेडिट एक्विजिशन कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए, एक तो होता है हमारा लोन पोर्टफोलियो एक्विजिशन, जो सिंपल है कि जो आपके लोन है, जैसे रिटेल लोन्स हैं, आपने उस पूल को परचेज कर लिया, मतलब जितने भी आपके रिटेल लोन्स थे, होम लोन थे, ऑटो लोन थे, कोई भी आपका जो रिटेल लोन का सेक्शन था, आपने उसको परचेज करके आपने क्या कर लिया, अपने मार्केट को बढ़ा लिया। ठीक है, आपका लोन पोर्टफोलियो इंक्रीज कर गया। तो एक तो सिंपल हो गया ये। तो दूसरा आता है डिस्ट्रेस्ड एसेट्स एक्विजिशन। अब डिस्ट्रेस्ड मतलब ऐसे एसेट्स जो आपको स्ट्रेस देने वाले थे, मतलब पर्टिकुलर जो बैंक उसे परचेज जो सेल कर रही है, उस बैंक के लिए वो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स से, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, खराब एसेट्स थे, अच्छी क्वालिटी के एसेट्स नहीं थे, मतलब वो NPA थे। ठीक है, वो एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जो लोन जो बोरोवर थे बेसिकली वो डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, वो EMI नहीं पे कर रहे थे, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किए थे, तो इस तरह के लोन को हम NPA कहते हैं।
तो क्या होता है कि दूसरा क्रेडिट एक्विजिशन का तरीका ये हो सकता है कि ये जो परचेज करने वाली बैंक है, जो एक्वायरर बैंक है, वो क्या करेगी, इस तरह के एसेट्स को परचेज कर लेती है। जो एनपीए होते हैं, इस तरह के एसेट्स को डिस्काउंट रेट पे परचेज कर लेती है। वो एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के थ्रू भी जनरली परचेज कर लेती है। अब वो क्या करेगी, इसका जो एसेट्स ऑलरेडी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लोन अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, रिपे नहीं करते, उनको परचेज करके उनको क्या मिलेगा। सो यस, उनको वो क्या करती हैं, उस पर्टिकुलर बैंक से डिस्काउंट रेट पे परचेज कर ली, उनको सस्ते में मिल गया। उसके बाद उस बोरोवर से बात करके उसको उसके टर्म्स एंड कंडीशन को मोल्ड करके, एनालिसिस करके, चीज़ों में चेंजेस करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट का चेंज करके, या आपके टेन्योर को चेंज करके, आपकी ईएमआई कम करके, इस तरह से चीज़ों को करके, या जो कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ थी आपके लोन के अगेंस्ट, उन सिक्योरिटीज़ को सेल ऑफ करके, मतलब वो कुछ भी करके अच्छा अर्न कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है, तो वो क्या कर लेते हैं, इस एसेट्स को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रेस्ड एसेट्स को एक्विजिशन करना। क्रेडिट, हम यहाँ पे भी लोन परचेज करें, पर कौन सा लोन, जो नॉन परफॉर्मिंग लोन है। ठीक है, फिर एक होता है सिक्योरिटाइज्ड क्रेडिट। यहाँ पे क्या करते हैं, जो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा बिल रिसीवेबल वगैरह हो गए, जब इनके अगेंस्ट लोन लेने की बात होती है, इनके अगेंस्ट इनको रख के लोन लिया जा रहा होता है, या बीआर से कैश किया जाता है, जब इसको परचेज किया जाता है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट को परचेज करती है, एक्वायर करती है, इस तरह के लोन को एक्वायर करती है, तो उसे कहते हैं सिक्योरिटाइज्ड क्रेडिट। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं जिसके थ्रू क्रेडिट एक्विजिशन होती है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, एक्विजिशन फाइनेंसिंग अलग है और क्रेडिट एक्विजिशन अलग है। क्रेडिट एक्विजिशन क्रेडिट को एक्वायर करना, लोन को एक्वायर करना। ठीक, और एक्विजिशन फाइनेंसिंग क्या हो गया कि जो आप एक्विजिशन कर रहे हैं, जो एक्वायरिंग कर रहे हैं, उसके लिए फंड इकट्ठा करना। कि मतलब मान लीजिए मैं इस लोन को परचेज कर रही हूँ, तो परचेज करते हो तो मुझे इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे ना, तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो पैसे इकट्ठा करना एक्विजिशन फाइनेंसिंग है। जनरली ये कंपनीज के थ्रू होता है, जब कंपनी दूसरी कंपनी को मर्जर कर रही होती है, दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही होती है, तो उनको फंड चाहिए होता, वो फंड वो कहाँ से लेती है, बैंक से जाके लेती हैं, तो वो कहलाता है एक्विजिशन फंडिंग या एक्विजिशन फाइनेंसिंग। और क्रेडिट एक्विजिशन एकदम अलग टर्म है, याद रखिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।